अब तुम समझना कि अर्थ एकदम गोल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी चपटी है। अब मैंने ये ज्यादा ही चपटा कर दिया अर्थ को, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। व्हाट इज दिस? दिस इज पोल। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं इक्वेटर, ठीक है बच्चे। इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पे रेडियस थोड़ी सी ज्यादा होती है, इस डायग्राम से समझ लो। इक्वेटर पे रेडियस थोड़ी सी ज्यादा रहती है और पोल पे रेडियस थोड़ी सी कम रहती है। अब अगर हम फॉर्मूला पढ़ें, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला Gm/r²। लेकिन जब आपको पोल पे जी की वैल्यू लिखनी है तो आप पोल वाली रेडियस लिख दो नीचे, ठीक है, समझ गई। और जब इक्वेटर पे जी की वैल्यू चाहिए है तो इक्वेटर वाली रेडियस लिख दो, समझ गई। तो अब समझना ध्यान से कि रेडियस पोल की कम है और इक्वेटर की ज्यादा है। पोल की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, समझ गई। तो अब एक बात बता, अगर डिनोमिनेटर छोटा है, पोल की रेडियस छोटी है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। वैसे अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, ठीक है। तो बताओ तुम गोल्ड कहां पे खरीदोगी, जहां पे तुम्हें हल्का कहां महसूस होगा, पोल पे या इक्वेटर पे? नो डाउट तुम्हें इक्वेटर पे हल्का महसूस होगा, क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि आप गोल्ड कहां खरीदोगे, पोल पे या इक्वेटर पे? तो उसका जवाब यह है कि इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज्यादा है, इसलिए इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है और हम इक्वेटर पे ज्वेलरी खरीदेंगे क्योंकि जी कम है तो एम ज्यादा आ जाएगा फॉर सेम वेट, ओके। अर्थ अपने ही एक्सिस पे इस तरह से गोल घूम रही है और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। मान लेते हैं अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर आप है, ये जो पॉइंट मास बनाया ना मैंने, ये स्मॉल एम, ये मान लेते हैं आप है, और ये एंगल कौन सा लैम्डा मानूं, इसको लैम्डा एंगल मान लेते हैं, ये इसको लैम्डा एंगल मान लेता हूं, ठीक है। तो ये भी, ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ठीक है। और अब क्या होता है कि अर्थ आपको कहां खींचती है, नीचे या अपने सेंटर की तरफ? अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे आप अर्थ पे इधर खड़े हो ना, तो अर्थ आपको इधर नीचे नहीं खींचेगी, इधर खींचेगी। डायग्राम को समझो, अर्थ आपको कहां खींचती है? अपने सेंटर की तरफ, है ना। कितने फोर्स से? mg फोर्स से, है ना। अगर आप इधर खड़े हो तो आपको कहां खींचेगी, इधर नीचे या ओ की तरफ? बताओ डायग्राम। वेरी गुड, समझ गई ना, हाँ, सेंटर की तरफ। तो ये जो पॉइंट मास है ना स्मॉल एम, इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही इस तरफ, mg फोर्स से। कितने फोर्स से? mg फोर्स से, है ना, mg। अब कोई और अर्थ जो है घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से m भी तो घूम रहा है अर्थ पे। लेकिन कितनी बार मैंने तुम लोग को बताया है, आप लोग को पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होती है। क्या आपको उस फोर्स का नाम पता है? बता दो जल्दी से। सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आया? किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है F = m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई और r उस सर्कल की रेडियस हो गई जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। इतना फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, याद रखोगे? इतना फोर्स। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से मास की दूरी अर्थ की रेडियस है, राइट, है ना। ये दूरी अर्थ की रेडियस है बच्चे, है ना, है कि नहीं। अब यहां पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, मैं ये ट्रायंगल अलग से बना रहा हूं, ये ट्रायंगल, ये है ना, ये अर्थ की रेडियस हो गई, ये लैम्डा हो गया, ठीक है। तो बताओ ये कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी? ये एंगल के साथ वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड r sin लैम्डा और एंगल के साथ वाली साइड r, जल्दी बताओ, r cos लैम्डा। मान गए, है ना। तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चे? बोलो, r cos लैम्डा। मान गए, है ना। अब क्योंकि अर्थ गोल घूम रही है तो इसलिए पॉइंट मास m भी गोल घूम जाएगा। लेकिन पॉइंट मास m कितने रेडियस के सर्कल में गोल घूम रहा है? कैपिटल R या r cos लैम्डा? बताओ जल्दी।
वेरी गुड। तो स्मॉल एम मास r cos लैम्डा रेडियस के सर्कल में गोल घूम रहा है, तो स्मॉल एम मास को कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है? स्मॉल r की जगह में क्या लिख दूं? r cos लैम्डा। तो स्मॉल m रिक्वायर्ड Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा सेंट्रीपिटल फोर्स मान गई? इतने फोर्स की जरूरत है ना बच्चे? सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बना लें जिसमें पॉइंट मास m को इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे रख दें। उसके बाद अर्थ को गोल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल घूमते हुए इमेजिन करो। तो इस तरह से स्मॉल m घूम रहा है। अब स्मॉल m इधर है तो वो इस लाल कलर के सर्कल में घूम रहा है, राइट? अच्छा, ये r है। अब जब आप इस लाल कलर के सर्कल की रेडियस बढ़ाएंगे तो ये कितनी आएगी? इसको स्मॉल r मान लेते हैं। अब आप यहां जरा ध्यान से देखें, ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा, और अगर ये r है तो ये r cos लैम्डा हो जाएगा। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ स्मॉल r की वैल्यू है r cos लैम्डा, है ना? तो यहां भी लिख देता हूं r cos लैम्डा, राइट? अब स्मॉल m सर्कल में गोल घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब आप सब जानते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गोल घूमना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ओमेगा के फॉर्म में उसकी वैल्यू है ये m ओमेगा स्क्वायर r इस रेड वाले सर्कल की रेडियस है, इसकी वैल्यू कैपिटल R की टर्म में रख देते हैं m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos लैम्डा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल को चाहिए इस वाले सर्कल के सेंटर की तरफ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये स्यूडो बन जाएगा और बाहर की तरफ लगने लगेगा, राइट? मान लेते हैं ये फोर्स अवेलेबल नहीं है ना? जैसे आप प्लेटफॉर्म को एक्सेलरेट करते हो ए एक्सेलरेशन से तो m पीछे लगता है ना, स्यूडो फोर्स अपोजिट लगता है। तो यहां पे मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बाहर की तरफ लगने लगा स्यूडो फोर्स बन के। अब इसके दो कंपोनेंट ले लो, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा हो जाएगा, ये आ गया Fc cos लैम्डा, और ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया Fc sin लैम्डा। मैं इसकी बात नहीं करूंगा, है ना? इसकी बात करते हैं Fc cos लैम्डा की। अब स्मॉल m पर सेंटर की तरफ mg लग रहा था, और क्या अर्थ अपने सेंटर की तरफ ही तो वेट लगाती है। तो इस पार्टिकल m को कितना वेट फील हो रहा है? इसका अपेरेंट वेट है mg डैश, mg में से कुछ कम। कितना कम? ये इतना कम, Fc cos लैम्डा। ध्यान रहे जब आप Fc की वैल्यू रख रहे हो तो एक cos लैम्डा Fc लाएगा और एक cos लैम्डा पहले से है, तो mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, और एक cos लैम्डा पहले से है, m कॉमन लेके कैंसिल कर दें, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। तो ये वेयर लैम्डा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन ऑफ मास, रेडियल वेक्टर ऑफ मास एंड इक्वेटर। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ g वेयर। चलो अब स्पेशल केस एट इक्वेटर लैम्डा कितना हो जाएगा? 0। मान लो ये मास फिसल के इधर इक्वेटर पे आ गया, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है साक्षी? तो फिर इक्वेटर पे क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो जी के अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा फर्क इक्वेटर पे होता है, लेकिन अगर पोल पे बात करें तो पोल पे कोई फर्क ही नहीं होता। एट पोल लैम्डा बढ़ते 90 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 90, तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 90, cos 90 ये पूरा 0 कर देगा, तो जी डैश बराबर जी। मतलब एट पोल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एट पोल देयर इज नो इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। होपफुली आपको समझ आ गया। तो एक बार फिर से देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किन्हीं दो पॉइंट मास की। ओके तो एक बार फिर से देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है। वी हैव सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2। सपोज m1 पहले से है और एक और पॉइंट मास m2 इनफाइनाइट पर है, तो m2 को इनफाइनाइट से किसी भी रास्ते से पॉइंट P तक लाने में, m1 से r दूरी पर लाने में जो हम वर्क करते हैं वही वर्क
सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पे, तो जो भी वर्क डन है, मैंने आप एक बार फिर से बताता हूं, m2 को यहां से इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। राइट, मान लो तुम m2 को इनफाइनाइट से ला रहे थे और तुम यहां तक ले आए, बहुत पास तक ले भी आए और अब सिर्फ dr दूरी बची है। हाँ, आप पॉइंट P से सिर्फ dr दूरी पर आ गए, तो इस ये दूरी को लगभग r ही मान लो। तो बताओ m1 और m2 के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? m1 और m2 के बीच में फोर्स लग रहा है माइनस m1 m2 बाय आर स्क्वायर। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है नेचर में, और माइनस से हम ये बताना चाह रहे हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव फोर्स में हमेशा माइनस लगाओ। ठीक है, अब जो वर्क डन होता है, वर्क डन होगा भैया इंटीग्रेशन f डॉट डी आर। माइनस क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स है। इंटीग्रेशन क्यों? वेरिएबल फोर्स है, आर पे डिपेंड करता है। फिर से याद रखो कि जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स का निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए यही फॉर्मूला लगता है माइनस वाला, है ना। मैंने डॉट प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट से आर तक, अब एफ की वैल्यू रख दो, तो यही वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होती है। राइट, अगर आपको ये माइनस के बारे में समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लो लेवल का वीडियो है, सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए मैंने बनाया है। जल्दी से हम एफ की वैल्यू रखते हैं माइनस जी, एफ की वैल्यू माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इनफाइनाइट से आर डी आर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो यहां लिखते हैं जी m1 m2 और नीचे आर स्क्वायर को ऊपर लिख देते हैं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब पूरे सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में +1 कर दो और उससे डिवाइड भी कर दो, लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। देखो u बराबर जी m1 m2 r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो यहां पे जो -1 आ जाएगा वो माइनस में बाहर लिख देता हूं, और r की पावर -1 को 1/r लिख दूंगा, इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, तो देखो ध्यान से, u इज इक्वल टू जी m1 m2, माइनस को बाहर लिख दिया, 1/r इनफाइनाइट टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, माइनस जी m1 m2 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो आपको मिल गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत वर्क डन से करी थी, अरे भाई यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है, तो मैंने W को धीरे धीरे U लिखना शुरू कर दिया। तो U क्या हो गया? माइनस जी m1 m2 बाय r। ये तो अगर 2 पॉइंट मास, एक बार फिर से बोलो बच्चों मेरे साथ, अगर 2 पॉइंट मास एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोलो मेरे साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी m1 m2 बाय r। और हाँ, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है।